नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 जुलाई है और आज यूपीएससी के द्वारा सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है वो आयोजित किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोग इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल का एग्ज़ाम भी चूंकि यूपीएससी के द्वारा कराया जाना है और बहुत ज़्यादा समय इस एग्ज़ाम में नहीं है, तो आज इस एग्ज़ाम को देख करके, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम जो है आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का यूपीएससी ने लिया है, तो यहाँ से आप कम से कम स्पेशली मैं कहना चाहूँगा जो लेखपाल वाले बच्चे हैं वो यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो जीएस है, क्योंकि इसमें ग्राम समाज तो होगा नहीं, तो जीएस और विशेष रूप से हिंदी वाला जो सेक्शन है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड रहा है जीएस और हिंदी का। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं इसके आंसर आपको बता दे जाता हूँ। और जिन लोगों ने भी सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया है वो अपना यहाँ पे आंसर भी चेक कर सकते हैं और बाकी लेखपाल वाले जो बच्चे हैं वो केवल ट्रेंड देख सकते हैं क्वेश्चंस का। और जहाँ तक मैंने इस एग्जाम को देखा है, इस पेपर को मैंने देखा है, तो जीएस मैंने जहाँ तक इसमें देखी है तो बहुत ज़्यादा हार्ड जीएस इसमें पूछी नहीं गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इससे कम से कम आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप जो अब तक तैयारी कर रहे थे लेखपाल के लिए जीएस की, तो वो किस लेवल तक आपकी जा रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ आंदोलन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो आप जानते हैं सभी लोग, चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी कश्मीर में, कुंडलवन में। ठीक है, तीसरा प्रश्न भी देखिए कितना इजी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। तो शिवाजी जो है अष्टप्रधान से रिलेटेड हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताइए जहां पे पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया था या घोषित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया। मतलब युद्ध दे रखे हैं और युद्ध किस किस के बीच में जो है लड़ा गया था उनके बारे में दे रखा है। तो पानीपत की पहली लड़ाई आप देखेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, सही है। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। यहाँ पर टीपू सुल्तान और मराठा दे रखे हैं, तो ये गलत है, यानी प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था उसको बंद क्यों किया गया था, क्योंकि चोरा चोरी में घटना हो गई थी। ठीक है, उपद्रवियों ने जो आंदोलनकारी थे, मैंने उपद्रवी बोला, उपद्रवी मैं नहीं बोलना चाहूँगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। जो आंदोलनकारी थे भारत के, उन्होंने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन को फूंक दिया था चोरा चोरी में। ठीक है, वही जो घटना है वो चोरा चोरी के नाम से फेमस है और इसी के कारण गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की, यानी नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ था। तो वो चंपारण आपका सत्याग्रह था। आप देख रहे होंगे बहुत से सामान्य से प्रश्न पूछे गए हैं। कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। तो मुख्य न्यायाधीश भारत का। ठीक है, भारत के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। भारत के संविधान में अनुसूची कितनी है, तो 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। अब देखिए हिंदी में अगर आपको समझ में नहीं आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है एग्जाम में, हिंदी के शब्द कुछ ऐसे होते हैं, क्रिटिकल वर्ड होते हैं, और कभी कभी आपको ऑप्शन अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको अंग्रेजी देख लीजिए करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमको हिंदी के वर्ड्स पता नहीं होते हैं लेकिन उसकी अंग्रेजी हमको पता होती है। तो यहाँ पे देखेंगे संविधान की प्रस्तावना को और किस नाम से जाना जाता है, तो आमुख, प्रलेख या निदेशक सिद्धांत तो अलग ही हो गए, संविधान की विशेषताएं अलग हो गई। तो आमुख प्रलेख में से, अब आमुख अगर आपकी समझ में नहीं आए, क्योंकि मेरी खुद की समझ में नहीं आया था आमुख, तो मैंने यहाँ पे देखा था प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल को ही क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु यानी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 25 साल की उम्र जो है होनी चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा यानी मौलिक अधिकार जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, अमेरिका से क्या लिए गए हैं, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। इसके बाद में भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे, तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी हमारे संविधान में मौजूद हैं। लेकिन भारत का जो संविधान है सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है बल्कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, ये तो आपको पता ही होगा, आर्टिकल 243।
इसके अलावा वन अनुसंधान संस्थान, देखिए सारे प्रश्न कितने कॉमन से प्रश्न हैं, ये सभी आपने पढ़े हैं। देहरादून में जो है वन अनुसंधान संस्थान है। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है ये भी आपको पता होगा, 1 अप्रैल 31 मार्च, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं लेखपाल के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो ये मौलिक अधिकारों की अंतर्गत आता है जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। इसमें जो रिटें जारी करी जाती हैं, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं, तो ये जो है आपकी भागीरथी और अलकनंदा जो है आपकी देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है, आपका कर्नाटक में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, कौन वायु प्रदूषक नहीं है, कणकीय ऑक्सीजन या ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन जो है वायु प्रदूषक नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम जो है श्वसन के दौरान ग्रहण करते हैं। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, इससे सरल प्रश्न क्या हो सकते हैं बताइए। सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है, वो होता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत की मौद्रिक नीति का संचालन करती है। पौधे का नर प्रजनन अंग क्या होता है, तो ये पुंकेसर होता है, ठीक है। पुंकेसर जो होता है नर प्रजनन अंग होता है, और स्त्री केसर जो है पौधे का मादा प्रजनन अंग होता है। तो जाकि सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, या हिंदी में इसको अधिचर्म कहा जाता है। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया था, तो भारत गौरव योजना ये है जिसके तहत ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी। नेक्स्ट है आपका, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठा की जो है श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की थी। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, आपकी जो क्वेश्चन सीरीज है शायद उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया है आपको। तो ये जो योजना है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका 30th क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान टोटल लिटरेसी कैंपेन जो चलाया गया था वो केरला में चलाया गया था। और आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था, ये भी आपको पता होगा, वाराणसी में किया गया था। भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कम दूरी की है जिसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो है किया गया है, तो वो है पृथ्वी-1, ठीक है। पृथ्वी-1 इसका आंसर है, ए ऑप्शन। इसके बाद में आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है, तो वो है यूएसए, ठीक है, बी ऑप्शन। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है, तो ये यूएसए में विकसित किया गया है। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है, चित्रकूट में है विकलांग विश्वविद्यालय, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज में मैंने क्वेश्चन कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया है, तो चाहे आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को ले लीजिए, या मनरेगा को ले लीजिए, या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लीजिए, सभी जो है ग्रामीण विकास के लिए शुरू किए गए, तो ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है, तो अशोक दलवई समिति जो है इसका गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा योजना, देखिए पूरा योजना भी आपने पढ़ी थी, आपने क्वेश्चन सीरीज में भी मैंने कराई थी, और जब योजनाएं पढ़ रहे थे हम तब भी कराई गई थी। मैं खास करके यूपी लेखपाल वाले बच्चों से इंटरेक्शन कर रहा हूं यहाँ पर, जिससे मैं कह रहा हूं कि ये कराया था नहीं कराया था, तो आप ये मान के चलिए कि जो यूपी लेखपाल वाले बच्चे हैं अपने, जो यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सा पूरा योजना से संबंधित है, तो पूरा योजना जो संबंधित है वो किससे है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान करना। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाई थी पूरा योजना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज में ये क्वेश्चन मैंने कराया आपको, कांच की चूड़ियों के लिए जो फेमस है। अब मैथ के क्वेश्चंस अब यहाँ पे मैं सॉल्व क्या करूँगा ये देख लीजिएगा, बड़े सामान्य से प्रश्न है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है, तो कथक, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं, तो गेहूँ, चना, मटर, जौ, ये सारी कैसी हैं, ये रबी की फसलें हैं, वो ए ऑप्शन इसका सही है। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, इसका जो है मुझे कंफर्म नहीं है इसका आंसर, तो आप देख लीजिएगा। वैसे इसका आंसर जो है वो मेरठ होगा, लेकिन मुझे पूरी तरह से मैं कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूँ इसकी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में एक सेकेंड, ये मैथ के क्वेश्चन हैं, इनको छोड़ देते हैं। हम जीएस और हिंदी को स्पेशली देख रहे हैं कि किस तरह की जीएस और हिंदी यहाँ पर इस एग्ज़ाम में पूछी गई है, जो कि आने वाला जो लेखपाल का एग्ज़ाम है उसमें देखी जा सकती है, ठीक है।
ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है कुछ, हालांकि जितने कंप्यूटर के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में दे रखे हैं वो आपके लेखपाल वाला जो एग्ज़ाम है उसमें इतने सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। फिर भी देख लेते हैं इनको। किस फंक्शन की का प्रयोग जो है वो चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है, तो वो फंक्शन की नंबर 2 F2। दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है, क्या किया जाता है? तो दस्तावेज का जब भी प्रिंट लिया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पेपर सेटिंग सेट करना पड़ता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट का प्रिंट रिव्यू देखना पड़ता है। तो बी और सी इसका जो है राइट आंसर है। MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है? तो राइट एरो का उपयोग किया जाता है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? फंक्शंस, इसका डी ऑप्शन सही है। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसको बोलते हैं Ctrl+H, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, बी इसका जो है ऑप्शन सही है। इसके बाद में वेदों की ओर लौटो, बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था कि रिटर्न टू वेदास, ठीक है, वेदों की ओर लौटो। एक पत्र में, जो पत्र की बात हो रही है, एक पत्र में विषय को कब लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो अभिवादन से पहले विषय लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो जैसे हम भी कोई भी लेटर या पत्र वगैरह लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि किसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, वो चीज़ लिखते हैं। उसके नीचे क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट आने के बाद में जब हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं तो अभिवादन से स्टार्ट करते हैं। तो अभिवादन से पहले क्या लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है कि जो कोई लेटर है वो किस विषय के लिए लिखा जा रहा है। तो ठीक है, इसका जो है ए ऑप्शन सही है आपका। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान, इसके लिए क्या किया जाता है? तो इसके लिए कार्यालय आदेश, या इसको हम कह सकते हैं ऑफिस ऑर्डर, ठीक है, ये जो है सी इसका राइट आंसर है। केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है बी है, लेकिन एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, जो भी सप्लाई इंस्पेक्टर वाले बच्चे हों इसको देख लीजिएगा एक बार, कंफर्मेशन नहीं है मुझे इसका। केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन है, जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसमें जो अभिवादन किया जाता है वो किससे स्टार्ट होता है? तो वो सर या मैडम करके हम जो है अभिवादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हिंदी आ गई यहाँ से, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखेंगे यहाँ से कुंडली, सी ऑप्शन। नमक मिर्च लगाना, इसका सही अर्थ क्या है? नमक मिर्च लगाना मतलब किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा करके कहना। सावन हरे न भादों सूखे, मतलब एक सदा एक समान रहना, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना, एक ही तरह का व्यवहार होना, तो उसको बोलते हैं सावन हरे न भादों सूखे, ठीक है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उऋण, ठीक है, जो ऋण से मुक्त हो चुका हो। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य है तूने कहाँ जाना है, ये तो गलत ही हो गया आपका। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं तो अनेकों शब्द नहीं होना चाहिए था इस जगह पे, ठीक है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो उड़ गया नहीं होता है, प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में यूज किए जाते हैं, उड़ गए होता, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही है। निम्नलिखित में से दिन शब्द का श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? दिन शब्द का श्रुतिसम भिन्नात्मक शब्द कौन सा है? जैसे श्रुतिसम का मतलब होता है सुनने में जो एक जैसा लगे, तो दिन का हो जाएगा आपका यहाँ पे दीन, ठीक है। निरक्षर का विलोम शब्द चुनिए, तो निरक्षर का विलोम शब्द हो जाएगा आपका साक्षर। आँख का पर्यायवाची क्या होता है? लोचन होता है, ठीक है। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य प्लस अर्थी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी का अनुवाद का चयन कीजिए। देखो, ट्रांसलेशन के लिए आया था, तो जो आपका जो सेंटेंस दे रखा है वो ये दे रखा है, द करेक्टेड कॉपी इज़ पुट अप फॉर सिग्नेचर, ठीक है। तो करेक्टेड का मतलब है संशोधित, कॉपी का मतलब प्रति, पुट अप मतलब प्रस्तुत है, फॉर सिग्नेचर हस्ताक्षर के लिए, ठीक है। तो संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, ये आपका पहला हो जाएगा। फिर दोबारा से एक और है, एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम इज़ रिलीज्ड ऑन मंडे। एडवर्टीजमेंट का मतलब है विज्ञापन, फॉर द सेम, ठीक है, सेम मतलब इसके लिए इज़ रिलीज्ड जारी किया गया मंडे सोमवार को, तो इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया है, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कृपण और कृपाण शब्दों के अर्थ क्या होंगे? तो कृपण का मतलब होता है कंजूस, और कृपाण जैसे आप जानते हैं कृपाण कटार को बोलते हैं, ठीक है। तो छोटी कह सकते हैं चाकू या तलवार छोटी जो होती है उसको हम कृपाण का बोलते हैं। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही या स्वस्थ मन का वास होता है, ठीक है। स्वस्थ मन कहाँ रहता है? स्वस्थ शरीर में रहता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। फिर एक और ट्रांसलेशन है, ऑथेंटिकेशन किसको कहते हैं? ऑथेंटिकेशन का हिंदी जो है मतलब क्या होता है? तो प्रमाणीकरण जो है ऑथेंटिकेशन का
हिंदी अर्थ होता है। अनुवाद का चयन कीजिए। इट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन, तो ये है, यह अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है, ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका आधिकारिक पत्रों को सभी पहलुओं में शुद्धता, संक्षिप्तता और स्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। द ऑफिशियल लेटर आर सपोज टू बी फाइन ब्लेंड ऑफ करेक्टनेस, कंसियसनेस एंड क्लैरिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 81वां प्रश्न है आपका, वे जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लिखे गए हैं, तो इसका भी जो है सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दे आर रिटन टू कीप द इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। अब आगे देखते हैं, 82वां प्रश्न है, ये सभी ट्रांसलेशन वाले शब्द हैं। सरकारी एजेंसियों के लिए पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है, तो करेस्पॉन्डेंस इज़ नो माइनर मैटर। इसका माइनर होगा या मेजर होगा, चलिए ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। करेस्पॉन्डेंस इज़ नो माइनर मैटर फॉर नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। पत्राचार सरकारों और ग्राहकों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। करेस्पॉन्डेंस इज़ वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड कस्टमर्स। इसके बाद में 84वां प्रश्न है, पत्राचार एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बना या बिगाड़ सकता है, तो करेस्पॉन्डेंस कैन मेक और ब्रेक एन एक्सेलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस। सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है, ये सभी ग्राफ पर आधारित प्रश्न हैं, पैराग्राफ पर, तो इनको आप देख लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ूंगा तो आपका समय वेस्ट होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें ऐसी नहीं हैं दिक्कत वाली, वो सभी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है, तो इसको बोलते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या होता है, तो इसका जो सही तरीका होता है, डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या होता है, बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किए जाने वाला सही अभिवादन क्या है, तो डियर सर या मैडम जो है वो यूज़ करते हैं जब भी हम ऑफिस मेमोरेंडम की बात करते हैं। इसके बाद में आता है आपका नीति के महत्वपूर्ण मामलों, जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो यूज़ किया जाता है वो कह सकते हैं हम नोटिफिकेशन। ठीक है, अधिसूचना जो जारी की जाती है, ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद में 99वां क्वेश्चन है आपका, विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है, तो ये है पहला इसका सबसे ऊपर वाला ए ऑप्शन, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। हालांकि लेखपाल के पेपर में इस तरह के प्रश्न आपको देखने के नहीं मिलेंगे, जो कि लेटर या एप्लीकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो बहुत कम, मैं कहता हूँ शायद आएंगे ही नहीं, क्योंकि उसके सिलेबस में दे नहीं रखा है, तो ये हिंदी वाले सेक्शन में ही आते हैं ज़्यादातर। यूपीट्रिपलएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन लेखपाल में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत। हमारे CSMO की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विसेज मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। बाकी मैं यहाँ पर स्पेशली आपको दो ही चीज़ें दिखाना चाह रहा था, जो भी राजस्व लेखपाल वाले बच्चे हैं उनके लिए। एक तो यहाँ पे जीएस आपको देखना था, तो जीएस आपने देख लिया, बहुत ज़्यादा जीएस जो है हम कह सकते हैं कि हाई लेवल का जीएस यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला है, और हिंदी भी बड़ी ही सामान्य तरीके की पूछी गई है, बड़ी नॉर्मल से क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यूपीट्रिपलएससी में आपके आने वाले यूपी लेखपाल के एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।